सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके सीटेट 2016 का जो पेपर हुआ था फरवरी में, सीटेट 2016 का जो पेपर है फरवरी का, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा समझ पाएगा गणित को, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप गणित को बताइए, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। बिल्कुल, बच्चा उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आए, जो उसे दिक्कतें आए, उसको खुद सॉल्व कर ले, इसको बढ़ाने का, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसको बढ़ाना बिल्कुल एनसीएफ का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, तीसरा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब देखिए, प्राइमरी स्तर पे या फिर एनसीएफ के उद्देश्य में यह नहीं आता है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, इसलिए यह सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा देखिए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वह है तीसरा, इसीलिए वह सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर गणित की जो किताबें चलती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उनका एडजेक्टिव विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। तो संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना, या संकल्पनाओं को चित्र कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे उचित ऑप्शन जो है वह संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना, जो कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले जैसे कॉन्सेप्ट दिया है उस तरीके से, के बाद उसका उस पे विचार वाला रूप। ठीक है, तो यह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए कौन सा क्रम सही है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। अब देखिए, सबसे पहले जो है वह बच्चा क्या होगा? बच्चा मानसिक चित्रण करेगा, यह तो सही है। सबसे पहले जो है ज्यामितीय समझ को मानसिक चित्रण से जोड़ना चाहिए, तो सबसे पहले मानसिक चित्रण ही आएगा। देखिए, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए, जो आना चाहिए वह विश्लेषण, वह खुद से उसका विश्लेषण करे। यहाँ पे देखिए विश्लेषण आ रहा है दो ऑप्शंस पे। और इसके बाद जो आना चाहिए वह औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए पहले मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। अब इसके बाद है देखिए, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, यह हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो बच्चों को पहले शून्य का परिचय नहीं दिया जाता है। देखिए, इसके बाद पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यह भी गलत है। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यह कथन बिल्कुल सही है, तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 35 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधा बताना है कि आधा क्या होता है। ठीक, फिर चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। इसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम
अनुसरण करना चाहिए। मतलब कि ये 4 चीजें करनी है, यह 4 तरीकों से बच्चों को आधे के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना चाहिए, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप 2 दोस्त हैं, बच्चों को इस तरीके से आप बता सकते हैं, आप 2 दोस्त हैं और आपके पास एक टॉफी है, एक ही टॉफी है, तो आप कैसे खाओगे, उसे आधा आधा बांट करके। तो ये क्या हो गया, यह हो गया बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। तो यह जो सी ऑप्शन है यह सबसे पहले आप देखिए आएगा, सबसे पहले जो आएगा वह सी आएगा। इसके बाद देखिए आप बच्चों को चित्र दिखा सकते हैं, जैसे एक सर्कल का चित्र आप दिखा दीजिए और उसमें ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। जैसे आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपके पास एक रोटी है, इस तरीके से ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप आप लेंगे वह इस तरीके से लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे, इसके बाद आप कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित कर सकते हैं, ये तीसरा हो जाएगा। और इसके बाद चौथा लास्ट ये हो जाएगा। तो देखिए CADB कौन से ऑप्शन में दिया गया है, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 और कक्षा 2 के केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों को शुरू से लिखना भी स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो यह जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, यह गलत है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसके आगे सेकंड जो है यह ज्यादा सही है। तो गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37 है, यदि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 धन 11 गुणे तो रिक्त स्थान में संख्या है। अब देखिए लिखा गया है, अब इसको गुणा करके हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 1001 में गुणा होगा 111 का, तो ये क्या हो जाएगा, 111 एक बार जाएगा तो 111 हो जाएगा, फिर शून्य बार हासिल लगा था 1, फिर 1 आ जाएगा, फिर 111 यानी कि 6 बार 1, ठीक है, यानी कि 1,11,111 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1,10,000 प्लस 11 गुणे रिक्त स्थान हमको भरना है। अब यहाँ पे देखिए क्या आता, अब 1,10,000 हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास कितना आना है, 1,111 केवल आना है, 1,111 आना है। तो 1,111 कैसे आ सकता है, 11 में अगर हम लोग गुणा कर दें 101 का, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1,111 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 101, दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 101, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान धन 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 7 गुणे खाली स्थान तो रिक्त स्थान में संख्या है। मान लेते हैं संख्या x है रिक्त स्थान पे। अब देखिए 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे और 5 है 1000वें स्थान पे, तो 5000 ये हो जाएगा। फिर धन 2,659 में 6 का स्थानीय मान 6 है 100वें स्थान पे, तो 600 बराबर दिया गया है 7 गुणे और रिक्त स्थान पे मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 5600 बटे 7। अब 7 से काटिए 56 को, तो 7 8 56 और 2 शून्य बचा हुआ है, तो हो जाएगा 800, यानी कि x के स्थान पे जो रिक्त स्थान पे कितना आएगा, 800। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर है 999 धन 9 गुणे रिक्त स्थान तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। अब 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल, तो देखिए
36 और 48 के दोनों के गुणनखंडों को लिखिए जो इसको पूरा 36 और 48 को दोनों को डिवाइड करता है, उन्हीं संख्याओं का हमको गुणा लेना है। तो देखिए 36 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से डिवाइड होते हैं, 36 और 48 दोनों 4 से भी होते हैं, 6 से भी होते हैं और 12 से भी होते हैं। और 12 के बाद और कोई संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो 36 और 48 दोनों को डिवाइड करती हो। और यहाँ पे देखिए गुणनफल लिखा हुआ है, तो इन सभी का हमें गुणनफल लेना है। 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल हमको लेना है, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, यह हमें करना है। तो देखिए 2 का गुणा 3 में करोगे आप तो ये हो जाएगा 6, 6 का गुणा 4 में करोगे 24, और 24 गुणे 6 का गुणा 12 में कर लीजिए, 6 दूनी 12 हासिल लगेगा 1, और ये हो जाएगा 72। अब 24 का गुणा कर लीजिए 72 में, तो 24 दूनी 48 और हासिल लग जाएगा 4, और 24 सत्ते 168, और 4 कितना हो जाएगा 172, तो ये कितना आ जाएगा 172, यानी कि 1728 जो हो जाएगा यह वैल्यू आ जाएगी। अब इधर बराबर के इधर की जो वैल्यू आ गई वो 1728 आ गई, और इधर कितना दिया गया है 1728 बराबर, देखिए यहाँ बराबर 999 धन 9 गुणे रिक्त स्थान की जगह x मान लेते हैं। अब देखिए 9 गुणे x बराबर लिख सकते हैं 1728 में से 999 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 729। अब x बराबर कितना हो जाएगा 729 बटे 9, और 9 अट्ठे 72 और 91 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 81, यानी कि रिक्त स्थान पे कितना आ जाएगा 81। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 40 है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 में 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। अब देखिए पहले तो 26,679 में 39 से भाग दिया जा रहा है, फिर 34 से भाग दिया जा रहा है 29,405 में, ठीक है। फिर दोनों में जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल का जो अंतर है, शेषफलों का जो अंतर है उसमें 18 से भाग दिया जा रहा है, तब कितना शेषफल बचेगा यह पूछा जा रहा है। अब देखिए 39 से आप भाग दोगे 26,679 में, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जो शेषफल बचेगा वह बचेगा 3, ठीक। और लास्ट में यही अगर 34 से आप भाग दोगे 29,405 में, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ बचेगा 29, ठीक। इन दोनों शेषफलों का अंतर कितना आ जाएगा 29 माइनस 3 26, 26 में भाग दोगे 18 से आप, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा 8, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 41 है, 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 90 बराबर है। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज की बात हो रही है, यानी कि मल्टीपल। तो एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे निकालना है 36, 54 और 60 का, ठीक है। तो देखिए 36 को कितना लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 54 को कितना लिखा जा सकता है, 54 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और इसी तरीके से अब आगे देखिए 60 को कितना लिखा जा सकता है, 60 देखिए 4 से कटता है तो 2 गुणे 2 पहले हो गया, फिर उसके बाद देखिए 15 से कटता है तो 3 गुणे 5। अब इस तरीके से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा देखिए 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, तो अधिकतम 2 का 2 बार गुणा आ रहा है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। और देखिए 3 का 3 बार गुणा आ रहा है और बाकी जगह एक एक बार आ रहा है, तो अधिकतम बार को लिखते हैं एलसीएम में। और देखिए इसके बाद 2 और 3 के अलावा 5 आ रहा है, 5 का एक बार गुणा आ रहा है, ये हो जाएगा एलसीएम। और इसी को भाग दे देंगे हम 90 से, वही पूछ रहा है कितने के बराबर है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 3 पच्चे 15 यहाँ लिख देंगे, और बटे में है 90। 90 को काटिए तो 90 कितनी बार में कट जाएगा, 15 छक 90, और 6 को काटिए 1 2 और 1 3 से काट दीजिए 6 को पूरा पूरा, और 2 3 6, वैल्यू कितनी आ जाएगी,
वैल्यू जो बच जाएगी यहाँ पे वह 6 बच जाएगी। ठीक है, भाग देने पे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है प्रश्न संख्या 42। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां, यानी कि कितनी टॉफियां, 5 गुणे 12 यानी कि 60 टॉफियां हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमित को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है। अब सोनू के पास 60 टॉफियां थी, जिसमें से 1/3 भाग, 1/3 भाग 60 का 1/3 यानी 60 गुणे 1/3 तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से 60 का 2/5 भाग, 60 का 2/5 भाग तो 12 24 ये आ जाएगा। अनिल को 24 टॉफियां दे दी इसने और हमीदा को कितनी दे दी, 1/12 टॉफी यानी कि 12 25 60, 5 टॉफी। अब सोनू के पास कितनी बची टॉफियां, तो 20 धन 24 धन 5 कितना हो जाएगा, 44 5 49, तो 49 टॉफियां उसने बांट दी और बची कितनी, 60 - 49 यानी कि 11। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 11 टॉफियां सोनू के पास बच गई, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 से देखिए, यदि 112 इकाई धन 12,000 बराबर 11,012 धन x दहाई है तो रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात करिए। इसी x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 112 इकाई धन 12,000 बराबर है 11,012 धन 10 x दहाई। x दहाई मतलब कि x गुणे 10। ठीक, दहाई का मतलब होता है 10। तो अब ये हो जाएगा, देखिए 12,112 बराबर 11,112 धन 10x। तो अब इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 12,112 में से घट जाएगा क्या, 11,000, तो क्या बच जाएगा, 1100 बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 1100/10, 1100/10, शून्य से शून्य कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 110। तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 110, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है। एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। अब देखिए 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो एक बोतल में कितना भरा जाता होगा, तो एक बोतल में भरा जाता होगा 51 लीटर 750 मिलीलीटर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 51,750 मिलीलीटर और बटे 23। तो एक बोतल में कितना भरा जाता होगा, जब 23 बोतलों में 51,750 मिलीलीटर दूध भरा जा रहा है तो एक बोतल में भरा जाएगा 51,750/23, और यही अगर 16 बोतलों में निकालना हो तो इसी में 16 का गुणा कर दीजिए। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 23 से यह पूरा पूरा कटता है कि नहीं। अब देखिए 23 दूनी क्या हो जाएगा, 46 दो बार, और 46 के बाद बचेगा 5, फिर 46 दो बार फिर जाएगा और बच जाएगा 11, 115। तो 115 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 115 5 बार में चला जाएगा और इसके बाद बचा हुआ है यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 23 से जब काटेंगे तो 2250 गुणे 16। अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 0 पहले से है, 16 25 80 के 0 हासिल लगेगा 8, 16 दूनी 32 और 8 हो जाएगा 40, फिर 0 हासिल लगा 4, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो 36,000 मिलीलीटर, यानी कि इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 36 लीटर। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है 36 लीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं कि 16 बोतलों में जो दूध की मात्रा होगी वह 36 लीटर की होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है। किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। अब देखिए आधा सेंटीमीटर की दूरी जो है वह कितना है, 200 किलोमीटर के बराबर है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने के बराबर होगा, 400 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, 1800 किलोमीटर की।
तो अगर 1800 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है तो मानचित्र में कितने पे स्थित होंगे, तो 1800 में भाग दे दीजिए 400 से, 2 शून्य कट जाएगा और यह आ जाएगा 2 से कटेगा तो 9/2 या फिर 4 सही 1/2 या जिसे हम 4.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे 400 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से दिखाई जाएगी। तो 16 होता तो 4 सेंटीमीटर पे आता, 1800 है तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर जो है 1 मिलीलीटर यह 1 लीटर का 1000वां भाग होता है, 100वां भाग नहीं होता है। ठीक है, तो यही सही नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं यह पूछा है। अब देखिए 1 लाख बराबर 100,000, ये बिल्कुल सही है। फिर 1 करोड़ बराबर 100 लाख और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश होता है, ये बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही गलत दिया गया है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। अब देखिए एक घनाभ के आकार का बक्सा है और एक घन के आकार का बक्सा है, 2 बक्से हैं और इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए पहले तो कितनी जगह है हमारे पास यह देख लीजिए। यह देखने के लिए जो घनाभ का आयतन है पहले वह निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना, घनाभ का आयतन 13 गुणे 99 जो कि आ जाएगा 7821 1287 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ जाएगा। और घन का आयतन अगर जिसकी भुजा जो है वह 12 है तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1728। 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जगह है हमारे पास। ठीक है, अब हमें रखना क्या है, 360 घन रखने हैं जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो उस हम घन का आयतन अगर निकालेंगे तो वह होगा 1 का क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3060 घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3060 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर टोटल जगह हम लोग देखेंगे, टोटल जगह अगर जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3015 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे देखिए हमको कितना चाहिए, हमको जगह चाहिए 3060 सेंटीमीटर क्यूब। तो रह कितने जाएंगे, रह जाएंगे 3015 घटा दीजिए यानी कि 45 सेंटीमीटर क्यूब जगह की कमी पड़ेगी, यानी कि 45 बॉक्स रह जाएंगे, 45 घन रह जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो घन हमको रखने हैं उनका आयतन ज्यादा है और जो हमारे पास जगह है वह कम है, तो इसलिए कुछ बॉक्सेस रह जाएंगे। कितने, 45 सेंटीमीटर क्यूब जगह हमारे पास कम है और एक जो आपका घन है छोटा वाला 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वह 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेता है। तो 45 सेंटीमीटर क्यूब में 45 बॉक्सेस आते छोटे वाले, तो 45 बॉक्सेस नहीं आ पाएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों वर्ग में का योग है। अब देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है और किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है यह बताया गया है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 48 गुणे
21 जो कि आ जाएगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। और इसके बाद देखिए वर्ग की लंबाई, वर्ग का जो भुजा है वह हमको दिया गया है, वर्ग का भुजा, इसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। लंबाई का 2/3 यानी कि 2 गुणे 3 और गुणे लंबाई कितनी है 48। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 से काटिए 48 को, तो 1 और 6 16 यानी कि वर्ग 32 हो जाएगा। और इसका एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 गुणे 32 यानी कि 32 गुणे 32 कितना आ जाएगा 1024। तो इस तरीके से दोनों क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा, ये 1008 है, ये 1024 है, तो 2032 जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है 2032 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। गुणनफल 672 36 गुणे 25 बराबर है, किसके बराबर है, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या, 60 दिनों में घंटों की संख्या या 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। तो देखिए आपको दिया गया 672 गुणे 36 गुणे 25। अब देखिए जब भी दिनों को हम लोग बदलते हैं घंटों में तो 24 से गुणा करते हैं, फिर घंटे को मिनट में 60 से गुणा करते हैं, फिर मिनट को सेकंड में 60 से गुणा करते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स के रूप में हम इस जो नंबर दिया गया है इसको बनाने का प्रयास पहले कर लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। तो अब देखिए 672 को अगर हम लोग लिखें 4 के गुणे के रूप में, तो इसको 672 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1 6 8। फिर 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब 6 गुणे 5 को कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 168 और 4 की जगह 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 गुणे 5 30 हो गया और 6 गुणे 5 30 हो गया। अब इसी को कितना लिख सकते हैं 168 को फिर से तोड़ेंगे, इस बार हम लोग 7 के गुणे के रूप में इसको लिखते हैं क्योंकि सप्ताहों की भी बात यहाँ पे की गई है। तो 168 को देखिए कितना लिख सकते हैं 7 गुणे 2 और 4 24, 24 सत्ते 168 होता है। अब इसको देखिए 1 2 को 30 को दे देंगे और 1 2 को 30 को दे देंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 60। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 यानी कि 7 दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में ये 60 मिनट में कर देगा और ये 60 सेकंड में कर देगा। तो 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या इसी के बराबर यह आ गया। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक सप्ताह माने 7 दिन, 7 दिन, फिर दिनों को हमने कन्वर्ट किया घंटों में तो 24 से गुणा किया, फिर अब हमको मिल गया जब घंटों में तो घंटों को हमने गुणा कर दिया 60 से तो मिनट में आ गया, फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50 है। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 केजी ताजा मछली 27 प्रति केजी के दर से खरीदी, उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति केजी के दर से बेच दी, उसका कुल लाभ हुआ। अब देखिए पहले तो दे दिया गया है कि जो ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, मतलब कि अगर 3 किलो मछली है तो 1 किलो रह जाती है। ठीक, यह आप समझ में आपको आ रहा होगा। फिर सावी ने 2709 केजी ताजा मछली खरीदी है, फिर 27 रुपए के दाम के हिसाब से, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, कितना दाम उसने खरीदने में दिया, तो यह हो जाएगा 27 रुपए प्रति किलो के दाम से 2709 किलो ताजा मछली उसने खरीदा है, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद सुखा करके उसने बेचा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वह देखिए है 97.5। और कितना मछली उसने बेचा होगा सुखाने के बाद, सूखने के बाद देखिए 1/3 हो जा रही मछली, तो बस आप 3 से भाग कर दीजिए पहले जितना वेट था। तो अब क्रय मूल्य आप गणना कर लीजिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य आप निकालोगे तो क्रय मूल्य जब गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 73,143 रुपए।
आप गुणा करके देखिए, ये आएगा 73,143 और उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे, विक्रय मूल्य को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 88,042.5 रुपए। ठीक, अब दोनों का अंतर आप जब लोगे, ये देखिए विक्रय मूल्य, ये बेचने का मूल्य, ये खरीदने का मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा लीजिए। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे तो घटाएंगे, देखिए शून्य घटेगा, 0.5 में से 5 आ जाएगा और 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। फिर यहाँ पे देखिए 13 हो जाएगा और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9। फिर उसके बाद देखिए आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 14,899.5 रुपए। तो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही आ जाएगा। सावी ने कितना लाभ कमाया, तो 14,899.5 रुपए। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 51 है। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल समय मिनटों में था। अब देखिए आपको सभी दूरियां दी गई हैं किलोमीटर में और सभी जो चाल दी गई है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं। अब आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल। अब देखिए 3 अलग अलग यात्राएं वह 3 अलग अलग साधनों के द्वारा कर रही है। तो देखिए T1 अगर हम लोग माने, जो पहला बाइसिकल के द्वारा उसने यात्रा की है, तो कितने दूर की, 16 किलोमीटर दूरी की और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 16/15। और T2 की अगर बात करें, दूसरी जो दूरी उसने तय की है स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर के स्पीड से, तो 20/50 हो जाएगा। और T3 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कार से 50 किलोमीटर की दूरी, तो 50/60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब तीनों टाइम को बस हमें जोड़ लेना है। अब सिंप्लीफाई करके इसको T2 को 2/5 लिख सकते हैं और इसको 5/6 लिख सकते हैं। तो अब जोड़िए, T1 जो हो जाएगा 16/15, T2 जो हो जाएगा 2/5, फिर ये हो जाएगा 5/6। अब हर समान करेंगे तो हर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम देखिए 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 5 छक 30 होता है, 6 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और देखिए 5×5 = 25। तो अब 32 और 12 हो जाएगा, देखिए 44 और 25 49 और 20, ये हो जाएगा 69/30। और इसको आप अगर बदलना चाहें मिनट में, क्योंकि मिनट में पूछा गया है, यह है घंटे में, तो 60 से गुणा करिए, 2 बार में कटेगा। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8 और 13 138। जो वैल्यू आ जाएगी वह टोटल 138 मिनट आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है 138 मिनट टोटल उसको लगा होगा जूही को यह यात्रा तय करने में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो होगा वह होगा स्थानीय मान। देखिए किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए पहले स्थान का मान बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि स्थान का मान ही बदलने से संख्याओं का मान बदल जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 53 है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या है। तो मूलभूत संक्रियाएं अंकगणित की आपको पता होता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे दिया गया देखिए योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। अब कक्षा 2 में एक जो टीचर हैं वह बच्चों को योग सिखा रहे हैं, तो सबसे अच्छा जो युक्ति होगा वह क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। तो देखिए
शाब्दिक प्रश्न जो भाषा के माध्यम से टीचर बच्चों को बताते हैं, तो सबसे पहले जो है वह बच्चों को भाषा के माध्यम से ही जोड़ बताना चाहिए, एग्जाम्पल पहले सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन यही है, दूसरा ही। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55 है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हो गए। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। अब देखिए, एक टोकरी है और उसमें 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाले जा रहे हैं, तो यह किस प्रकार का मॉडल है, श्रेणी है, यह पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है पृथकीकरण, क्या यहाँ पे कुछ अलग किया जा रहा है, नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। और दूसरा है योग की पुनरावृत्ति, तो पहले क्या योग कभी हुआ है कि पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है देखिए समुच्चयन, तो समुच्चयन ही हो रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो समुच्चयन यहाँ पे हो जाएगा, एग्रीगेशन। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 56 है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित के अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कैसा कथन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यह एक सही कथन है, क्योंकि यह बोध कराता है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, यह बताता है। ठीक है, तो त्रुटियों से ही सीख पाते हैं, शिक्षक देख पाते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की रचना अपने दिमाग में किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रुटियां होना महत्वपूर्ण है, तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 57 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को बताना है कि 1/10 जो होता है वह बड़ा होता है 1/100 से, तो यह किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। चाहे देखिए दशमलव संख्याओं की बात हो, तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं 10x10 का ग्रिड, जैसे एक इस तरीके से 10 रो बने होंगे उसमें, ठीक है, इस तरीके से, और 10 कॉलम बने होंगे। ठीक है, उसमें आप बता पाओगे कि 1/10 जो है वह क्या है। ठीक है, 1/10 क्या है और 1/100 क्या है। चाहे दशमलव संख्याओं का गुणा हो रहा हो, 0.2 × 0.3 हो रहा हो, ये भी जो है वह दिखाया जाता है आपके ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 10x10 का वर्गाकृत ग्रिड, इसके माध्यम से आप बच्चों को समझा पाओगे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों की तुलना यहाँ पे करना है, तो सबसे अच्छा क्या होगा, तो सबसे अच्छा जो होता है आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो सबसे पहले जो है वह बच्चा जो है वह ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण के द्वारा चीजों को देख करके वह समझ पाता है कि कौन सा वस्तु बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रेक्षण सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 59 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो जो प्राथमिक स्तर पे गणित की पहेलियां होती हैं वह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में बच्चों को मदद करती हैं, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो हमेशा क्या किया जाता है, जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, गणितीय संरचना उल्लेख करता है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यही है चौथा की गणितीय संरचना क्या उल्लेख करता है कि गणित के जो विचार हैं उनको आप समाहित करें और संगठित करने की जो क्षमता होती है वही गणित की गणितीय संचारण होता है, ठीक है, वही होता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा गणितीय संचारण, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। तो यहाँ पे आपके जो 60 प्रश्न थे यहाँ पे हमने देख लिए। अब उम्मीद है कि आपको यह क्लास जो है वह पसंद आई है। तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में कम से कम 5 मित्रों में आपको इस क्लास को जरूर शेयर करना है ताकि सभी लोग इसी तरीके से सभी जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं सीटेट के, जितने भी पेपर्स आज तक हुए हैं सभी पेपर्स को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो सभी का जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी अपने पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कहीं भी किसी प्रश्न में दिक्कत आया करे तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उसको डिस्कस कराया करिए और कमेंट में मैं भी आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन होगा बगल में, उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। सभी विषय इसी तरीके से आपके सॉल्व करा दिए गए हैं, सभी विषयों का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।